हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफे सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वह टॉपिक है आपका सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, सेल के बारे में, सेल क्या होता है, सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इन सब के बारे में इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने फुल डिटेल स्टडी किया था। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का संयोजन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन मतलब सेलों को जोड़ना। ठीक है, संयोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। हमें क्या करना है, सेल को जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए जोड़ना क्यों है। अगर एक सेल की बात करें, किसी एक सेल, तो एक सेल से जो हमें वैद्युत धारा प्राप्त होगी वह कम वैद्युत धारा प्राप्त होगी। अगर हमें प्रबल वैद्युत धारा की आवश्यकता है, ठीक है, अधिक वैद्युत धारा की आवश्यकता है, ज्यादा वैद्युत धारा के लिए हम लोग कई सेलों को जोड़ देते हैं आपस में। सेलों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और सेलों को जोड़ देते हैं यानी सेलों को जो संयोजन होता है उसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या होता है, सेलों का संयोजन बैटरी, यानी कई सेल को आपस में जोड़ दीजिए, जो मिलेगा उसको कहेंगे बैटरी। सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है, सेलों का संयोजन प्रबल वैद्युत धारा यानी अधिक वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपको अधिक वैद्युत धारा की आवश्यकता है तो कई सेलों को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सेलों का संयोजन मतलब सेलों को जोड़ना, और सेलों के संयोजन को कहते हैं बैटरी। क्यों सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें अधिक धारा की आवश्यकता है और अधिक धारा के लिए कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे हमें प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त होती है। तीन प्रकार से सेलों का संयोजन किया जाता है। एक आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, एक क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का संयोजन तीन प्रकार का। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा है आपका पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम में भी हम लोग सेल को जोड़ते हैं, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक तीसरा भी है, तीसरा आपका है मिश्रित संयोजन। तीसरा क्या है, मिश्रित संयोजन या मिश्रित क्रम संयोजन भी कहते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन में क्या होता है, कुछ को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उनके बाद जितने भी श्रेणी क्रम में है सबको क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए तीनों संयोजन को हमें बारी बारी से पढ़ना है। पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे, फिर मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपका जो होगा वह हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, हेडिंग आप लोग लगा दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किसे कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग कैसे जोड़ते हैं सेलों को, वो सबसे पहले समझिए। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में पहली बैटरी का जो ऋण टर्मिनल होता है, ऋण वाला ध्रुव होता है, वह दूसरे बैटरी के धन वाले ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या कहते हैं,
पहले वाले का जो ऋण होता है दूसरे वाले के धन वाले से जोड़ते हैं, दूसरे वाले का जो ऋण होता है वह तीसरे वाले के धन से जोड़ते हैं, तीसरे वाले का जो ऋण होता है वह चौथे वाले के धन से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले सेल का जो ऋण टर्मिनल होता है वह दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से, तीसरे सेल का ऋण टर्मिनल चौथे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से हम लोग जोड़ते चले जाते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, सेल यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, देखिए आंतरिक प्रतिरोध तो सेल के अंदर होता है लेकिन हमेशा बाहर दिखाया जाता है। ये क्या है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो इस सेल के अंदर होता है लेकिन हमेशा दिखाया कहाँ जाता है, बाहर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा सेल है, ठीक है, दूसरा सेल है, यह इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक। इन तीनों को सेलों को हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। श्रेणी क्रम कैसे पता चला, देखिए पहले वाले का ऋण दूसरे वाले के धन से, दूसरे वाले का ऋण तीसरे वाले के धन से। इसी प्रकार से एक और बैटरी होती तो उसको भी जोड़ देते, ठीक है। ये आपका पहला सेल है, ये क्या है आपका, ये पूरा पहला सेल, ठीक है। इसका जो वैद्युत वाहक बल है मान लेते हैं E1 है, इस पहले वाले सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वह E1, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह मान लेते हैं R1 है, ठीक है। ये आपका दूसरा सेल मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, दूसरा सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा सेल है, ठीक है, ये पूरा एक सेल है जो डिब्बे में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका वैद्युत वाहक बल E3, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R3 है। हमने क्या देखा, तीन सेल, पहले वाले का वैद्युत वाहक बल E1, दूसरे वाले का वैद्युत वाहक बल E2, तीसरे वाले का वैद्युत वाहक बल E3 है। पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का क्या है, R3 है। इन तीनों सेलों को हमने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कैसे पता ये श्रेणी क्रम में है, पहले वाले का देखिए ऋण टर्मिनल दूसरे वाले के धन टर्मिनल से जुटा है, ये ऋण वाला धन से जुटा है, ये ऋण वाला इसके धन से जुटा है। तो यही तरीका है श्रेणी क्रम को पहचानने का, ठीक है। तो तीन सेल थे, तीनों सेलों को हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब देखिए इससे जो धारा निकलेगी वह कुछ इस दिशा में, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है I, ठीक है। तो इन सब से जो धारा निकलेगी वह क्या होगा, धारा क्या होगा, इक्वल होगा। ये आप देखिए तीन सेल थे, तीनों सेलों को हमने जोड़ दिया, जोड़ देंगे सेलों का संयोजन कर दिया तो क्या बन गया, बैटरी बन गया। अब उस बैटरी से जो धारा निकल रही है वह क्या है, I है, ठीक है। तो देखिए सेल, ये श्रेणी क्रम में जो होता है वह धारा का मान समान होता है, तीनों सेलों से जो धारा निकलने वाली है वो समान धारा निकलने वाली है, कितना है, I है। अब इन तीनों सेलों के स्थान पर हमने एक ऐसा सेल रख दिया इसकी पूरी कैपेसिटी का, ठीक है। ये तीनों सेल मिल करके सपोज करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ देख लीजिए पहला वाला जो सेल है वह मान लेते हैं A और B के बीच में लगा है, पहला वाला सेल A और B के बीच में लगा है, दूसरा वाला सेल जो है मान लेते हैं B और C के बीच में लगा है, तीसरा वाला सेल जो है वह C और D के बीच में लगा है। हमने क्या माना, पहला सेल A B के बीच में है, दूसरा सेल B C के बीच में है, तीसरा सेल C और D के बीच में है। इन तीनों सेलों के स्थान पर हमने एक ऐसा सेल रख दिया जो इन तीनों के बराबर के वैद्युत वाहक बल का है और जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के रेजिस्टेंस के योग के बराबर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऐसा सेल यहाँ पे ला करके रखा जिसका वैद्युत वाहक बल इन तीनों वैद्युत वाहक बल के तुल्य के बराबर है, यानी कि जितना इसका ये तीनों मिलकर के जितना वैद्युत वाहक बल दे रहे हैं वह अकेले इतना दे रहा है, ठीक है। और ये जितना तीनों का रेजिस्टेंस है वह इसका रेजिस्टेंस अकेले है, ठीक है।
हमने क्या माना, ये जो सर्किट ऊपर बनाया गया है इसका इक्विवेलेंस सर्किट बना दिया। ठीक है, ए और डी के बीच में है, इसको भी ए और डी के बीच में लगाया। ई क्या है, इन तीनों वैद्युत वाहक जो बल है उसका इक्विवेलेंस, यानी ये तीनों मिलकर के जितना वैद्युत वाहक बल दे रहे हैं, ये वाला सेल अकेले उतना वैद्युत वाहक बल दे रहा है। ये तीनों मिलकर के जितना आंतरिक प्रतिरोध दे रहे हैं वह उसका आंतरिक प्रतिरोध इतना अकेले है। ठीक है, यानी कि ये तीनों जितना देंगे ये इतना अकेले दे रहा है। ठीक है, एकदम इसी का इक्विवेलेंस हमने बना दिया है। चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल की बात करेंगे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था V बराबर होता है E माइनस आई आर। V क्या है, V आपका है विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। E क्या है, बैटरी का वैद्युत वाहक बल। I क्या है, प्रभावित धारा। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो इसी फार्मूले से हम लोग देखते हैं, पहले सेल की बात करते हैं। पहले सेल के लिए देखिए, पहले सेल के लिए क्या होगा, पहले सेल के लिए जो आपका देखिए पहले सेल किसके किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे जो आपका विभव होगा टर्मिनल विभवांतर वह भी ए बी के बीच में होगा, और भी ए बी का मान ई माइनस आई आर। ई मतलब वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल कितना है पहले सेल का, E1। ठीक है, माइनस प्रवाहित धारा I है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, पहले सेल के लिए इतना हो जाएगा। अब दूसरे सेल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए अब देखिए दूसरे सेल की जब बात करेंगे तो दूसरा सेल किसके किसके बीच में है, बी और सी। तो बी और सी के बीच में तो टर्मिनल विभवांतर कितना, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ई मतलब वैद्युत वाहक बल, दूसरे का वैद्युत वाहक बल कितना है, A2 माइनस प्रवाहित धारा सब में I है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे के लिए। ठीक है, तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए देखिए तीसरा वाला सेल किसके किसके बीच में है, C और D में, यानी VCD इज इक्वल टू E3 माइनस IR3 हो जाएगा। E3 इस तीसरे वाले का वैद्युत वाहक बल है, R3 इस तीसरे का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको बोलिए समीकरण नंबर 1, इसको बोलिए समीकरण नंबर 2, इसको बोलिए समीकरण नंबर 3। अब चलिए तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यानी कि तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, समीकरण 3। अब तीनों को आपस में जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होगा, VAB कैसे जुटेगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो VA VBC और यहां से क्या हो जाएगा, VCD इज इक्वल टू, देखिए इधर क्या है, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3 है। अब देखिए VAB को क्या लिख सकते हैं, VAB मतलब इसके सिरों के बीच का विभवांतर, पहले वाले सेल के सिरों के बीच का विभवांतर। तो VAB है, यानी कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, पहले वाले सेल के सिरों के बीच का विभवांतर। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से VAB को लिख सकते हैं VA माइनस VB, VBC को क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VC, VCD को क्या लिख सकते हैं, VC माइनस VD। और देखिए यहाँ E1 E2 E3 इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, IR1, यहाँ पे माइनस IR2, यहाँ पे माइनस IR3। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। इधर ये फार्मूला आपका समझ गए होंगे। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, VB से कैंसिल, VC से कैंसिल, क्या बचा, VA माइनस VD इज इक्वल टू, देखिए क्या है, E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3।
ठीक है। अब देखिए माइनस आई इसमें भी है, माइनस आई इसमें भी है, माइनस आई इसमें भी है, तीनों में माइनस आई है। माइनस आई को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा देखिए R1 माइनस हमने कॉमन ले लिया तो सब प्लस, R1 बचेगा, R2 बचेगा, R3, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बोलिए समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए, ये जो आपका है। अब यहां से देखिए कहेंगे कि तुल्य परिपथ के लिए, ये वाला इसका तुल्य परिपथ है। ठीक है, ये पूरा जितना मिलकर दे रहा है ये अकेले उतना मिलकर के दे रहा है। ठीक है, तो तुल्य परिपथ के लिए देखिए अगर हम लोग यहां से चेक करें तो VAD के सिरों के बीच का व्यवहांतर कितना हो जाएगा, VAD के सिरों यानी इसके सिरों के बीच का व्यवहांतर E माइनस आई आर होता है। मान लेते हैं ये जो धारा दे रहा है वो कितना दे रहा है I, तो कितना हो जाएगा देखिए E वैद्युत वाहक बल E है माइनस आई आर, I रेजिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो यहां से इसको VAD को क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VD इज इक्वल टू E माइनस आई आर। समीकरण नंबर 5 देखिए, समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना कर देते हैं। समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करने पर समीकरण 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, दोनों की तुलना कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए इधर क्या है VA माइनस VD, इधर भी क्या है VA माइनस VD। उसके बाद यहाँ है E1 प्लस E2 प्लस E3, और E1 प्लस E2 प्लस E3 की जगह यहाँ केवल क्या है E है, यानी कि ये देखिए दोनों क्या है बराबर है। क्यों, क्योंकि जितना ये दे रहा है उसी का तो तुल्य परिपथ ये वाला है, जितना ये दे रहा है उतना ये भी देगा, जितना काम ये कर रहा है तीनों मिल करके उतना ये अकेले काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बराबर कब होंगे, जब E1 प्लस E2 प्लस E3 की जगह क्या होता, E होता। ठीक है, तुलना कर देते हैं, तो इस E की जगह देखिए यहाँ पे क्या लिखा है E1 प्लस E2 प्लस E3, यानी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 मिल गया। और देखिए हमें क्या मिला, और क्या मिला, देखिए यहाँ I माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ R है और यहाँ R के स्थान पर क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R के स्थान पर कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहां से एक निष्कर्ष आप समझ पाए होंगे कि अगर 3 सेल 4 सेल 5 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी जो तुल्य वैद्युत वाहक बल होगा, तुल्य EMF होगा, वह सभी सेलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तुलना हमने कर दिया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 मिला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला, यानी E क्या है तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य EMF, यह किसके बराबर है, तीनों EMFओं के योग के बराबर है। यानी कि अगर सेल श्रेणी क्रम में जुटे हैं तो उसका जो तुल्य वैद्युत वाहक बल होगा वह समस्त सेलों के वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तो एकदम ईजी है, अगर श्रेणी क्रम में जुटे हैं तो सभी को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है धारा I का मान। हमें क्या निकालना है, धारा I का मान। I बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है I बराबर E के बटे R प्लस R होता है। अगर इसको हम किसी लोड रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो उसमें कितना धारा प्रवाहित होगा वो हम निकालते हैं। I निकालने का ये फार्मूला हमने पढ़ा है, I बराबर क्या होता है E बटे R प्लस R। तो देखिए E का मान हमें क्या मिला है, R क्या है लोड रेजिस्टेंस है जिसको हम वैद्युत धारा दे रहे हैं। यहाँ पे पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, AC हो सकता है, जो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I बराबर क्या होगा E का मान कितना है E1 प्लस E2 प्लस E3 बटे R प्लस R, और R का मान यहाँ से देखिए कितना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो जो धारा का मान होगा वह श्रेणी क्रम संयोजन में वह A1 प्लस E2 प्लस E3 बटे ये कैपिटल R लोड वाला प्रतिरोध, ठीक है, प्लस R1 प्लस R2 प्लस
R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से धारा का मान हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि अगर जितने भी बैटरी लगाए गए हैं, सेल लगाए गए हैं, सॉरी बैटरी नहीं, जितने भी सेल लगाए गए हैं, यदि सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो तब कितनी धारा बहेगी। यानी कि जितने भी सेल लगाए गए हैं इसका भी वैद्युत वाहक बल E हो, प्रतिरोध R हो, E हो, R हो, E हो, R हो, तब कितना आपका धारा बहेगा। चलिए उसको निकाल लेते हैं। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E हो, ठीक है, सभी सेलों का वैद्युत, जो हमने E1 E2 E3 लिया है, सब क्या हो जाए, E हो जाए, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तब बताइए क्या हो जाएगा। और मान लेते हैं ये जो आपके सेल लगे हुए हैं, सब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R, और सबका कितना आपका वैद्युत वाहक बल है, E है। और कितने सेल जुटे हैं हम लोग मान लेते हैं, माना N सेल लगे हुए हैं, N सेल लगे हुए हैं। ठीक है, N सेल लगे हुए हैं। हम क्या देखिए, ये तो आपका निकल गया, I का मान निकल गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम में N सेल लगे हैं और सबका वैद्युत वाहक बल E हो, आंतरिक प्रतिरोध R हो, तब कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से देखिए I बराबर हमें क्या फार्मूला है, देखिए सबके लिए E1 E2 E3 सबका वैद्युत वाहक बल, जितने भी सेल हैं सबका वैद्युत वाहक बल कितना दिया है, E, यानी E प्लस E प्लस E प्लस E कितनी बार जाएंगे, N सेल लगा है तो N बार जोड़ेंगे, बटे क्या हो जाएगा R, ये लोड रेजिस्टेंस R, प्लस देखिए सभी का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, अभी सबका आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल r, तो स्मॉल r को कितनी बार जोड़ेंगे, जितने सेल हैं, तो कितने सेल हैं, N सेल हैं, तो N बार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग कितनी बार जोड़ेंगे, N बार जोड़ेंगे। तो यहाँ से I का मान कितना हो जाएगा, देखिए E N बार हम E जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 4 बार 1 है तो इसका मान 4 आएगा। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार है तो इसका जो मान होगा वह 4 गुणे 2 यानी 8 होगा। ठीक है, वैसे ही E N बार है तो उसका जो मान होगा वह कितना होगा, NE बटे R, तो ये है ये R कितनी बार जोड़ रहे हैं, N बार, तो कितना आ जाएगा, N इंटू R। यानी कि वैद्युत वाहक बल अगर सबका समान है और प्रतिरोध भी सबका समान है, जितने भी सेल आपने लगाए हैं, तब जो धारा प्रवाहित होगी I बराबर NE बटे R प्लस NR होगा। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम संयोजन का फुल प्रूफ है। ठीक है, इसमें हमने अलग अलग वैद्युत वाहक बल के जो सेल थे उनको जोड़ा, उसके बाद एक ही वैद्युत वाहक बल और एक ही आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को जोड़ा, तब चेक किया कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये वाला जो धारा आपने निकाला है ये अलग अलग वैद्युत वाहक बल और अलग अलग प्रतिरोध के लिए है। जितने भी सेल आपने लिए हैं सबका वैद्युत वाहक अलग है और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग है। ये वाला जो धारा का मान आया है इसमें हम लोगों ने क्या देखा, सबका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो I का मान इतना होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आ गया होगा। उसमें हमने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। अब श्रेणी क्रम संयोजन के बाद हमें पढ़ना है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यदि जितने भी सेल हैं सभी सेल के धन वाले टर्मिनल को एक बिंदु से जोड़ दीजिए और माइनस वाले को दूसरे बिंदु से जोड़ दीजिए।
ठीक है, जितने भी सेल हैं सेल के सभी धन को क्या करेंगे एक बिंदु से, सभी माइनस वाले को क्या करेंगे दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे, तो जो संयोजन होगा उसका नाम दिया जाएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहेंगे, यदि सेल के धन टर्मिनल को एक बिंदु से तथा ऋण टर्मिनल को दूसरे बिंदु से जोड़ दे तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक आपका सेल है, ठीक है, ये पहला सेल है, इस पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा सेल है, ठीक है, दूसरा सेल है, और इस दूसरे वाले सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वह E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। उसके बाद यहाँ पे एक तीसरा सेल भी है, इस तीसरे सेल को भी हम लोगों ने क्या किया जोड़ा, ठीक है। E3 इसका वैद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है R3 है। इन सबको हमें क्या करना है समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये वाला जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, इन सबको एक बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको भी हमने क्या किया इस तरीके से जोड़ दिया, इसको भी क्या किया इस तरीके से जोड़ दिया, और इसको भी क्या किया इस प्रकार से, तीनों पॉजिटिव वाले को एक बिंदु से। अब निगेटिव वाले को एक बिंदु से जोड़ना है तो इसको हमने क्या किया इस प्रकार से जोड़ा, इसको क्या किया इस प्रकार से जोड़ा, इसको क्या किया इस प्रकार से जोड़ा, ठीक है। मान लेते हैं ये जो बिंदु है वह A है, ये जो बिंदु है B है। यहाँ से जो धारा निकल रही है, पहले वाले सेल से जो धारा निकल रही है वह I1, इससे जो धारा निकल रही है I2, इससे जो धारा निकल रही है I3। ये आपका क्या है सेल नंबर 1, ये क्या है पहला सेल, ठीक है। ये आपका क्या है दूसरा सेल, ठीक, ये क्या है आपका दूसरा सेल, ये आपका क्या है तीसरा सेल, ठीक है। 3 सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। पहले वाले का EMF E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3। पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। पहले वाले से जो धारा निकल रही है I1, I2, I3, ये तीनों धाराएं यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद मिलने के बाद यहाँ पे अगर आपने लोड जिसको देना है, ठीक है, जिसको भी आप धारा देना चाहते हैं, पंखा हो गया, बिजली का कुछ भी बल्ब हो गया, ठीक है, उसको धारा दे देते हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। यहाँ से धारा इस प्रकार से निकलेगी। अब जब यहाँ से होते हुए यहाँ धारा एंटर करेगी तो जितना धारा निकलता है उतना प्रवेश भी करता है। I1 निकल रहा है तो I1 प्रवेश भी करेगा, ठीक है। यहाँ भी I3 निकल रहा है तो I3 एंटर करेगा, ठीक। अब देखिए इसके तुल्य, इस पूरे सर्किट के तुल्य एक सर्किट हम लोग बनाते हैं, यानी ये तीनों मिलकर के जितना काम कर रहे हैं, एक हम सेल ऐसा परिपथ बनाते हैं वो जितना तीनों मिलकर के कर रहे हैं वो अकेला करेगा। यानी कि हमने क्या किया, एक ऐसा EMF ले लिया, ठीक है, एक ऐसी बैटरी ली जो इन तीनों बैटरियों के तुल्य, यानी ये तीनों मिलकर के जितना आपका EMF दे रहे हैं उतना यह अकेला दे रहा है, कि मान लेते कितना दे रहा है E, ठीक है। और इन तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा मिला करके वह कितना है, मान लेते हैं R है, ठीक है, R है। ये किसके किसके बीच में है, A और B के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे अगर लोड रेजिस्टेंस लगाना है तो इस प्रकार से लोड रेजिस्टेंस भी हम लोग लगा सकते हैं। ये हमने क्या बनाया, ये इसके तुल्य का हमने एक बना लिया है सर्किट, यानी ये तीनों जितना मिलकर के धारा दे रहे हैं उतना यह अकेले दे रहा है, ठीक है। इन तीनों का जितना EMF है उसका अकेले है, इन तीनों का जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसका अकेले का रेजिस्टेंस है। समझ रहे हैं, मतलब ये तीनों जितना मिलकर के दे रहा है, ये तीनों मिलकर के जितना काम कर रहे हैं ये अकेले उतना काम कर रहा है। अब चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है। सबसे पहले वाले सेल की बात करते हैं। एक फार्मूला हमने पढ़ा है, V बराबर क्या होता है E माइनस IR, ठीक है। अगर यहाँ से हमें I का मान निकालना हो, I का मान निकालना हो तो क्या निकल जाएगा, देखिए IR इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये V उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I का जो मान होगा वह E माइनस V के बटे R हो जाएगा। अच्छा, जो V है
वो देखिए इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए, इस वाले सेल के लिए, तीनों सेल के लिए क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि तीनों सेल ए और बी के ही बीच में है, और जब बिंदु न बदले तो विभव भी नहीं बदलता है। तो तीनों सेल के लिए जो भी का मान होगा, जो टर्मिनल विभवांतर का मान होगा, वह क्या होगा, समान होगा। मान लेते हैं इसके लिए भी भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी क्या है, भी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले सेल के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके बात करते हैं, पहले सेल के लिए। पहले सेल के लिए जो धारा I का मान है वह कितना है, I1 है। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, E माइनस भी। E कितना है, A1 है, ठीक है, माइनस भी सबके लिए समान है बटे R1, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे सेल की बात करते हैं। दूसरे सेल के लिए कितना हो जाएगा बताइए, दूसरे सेल से जो धारा निकल रही है I2 निकल रहा है, और I2 का जो मान होगा वह E2 माइनस भी के बटे R2 हो जाएगा। देखिए वैद्युत वाहक बल E2, आंतरिक प्रतिरोध R2 है। उसके बाद देखिए तीसरे सेल के लिए, तीसरे सेल के लिए I3 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, E3 माइनस भी बटे R3, ठीक है। इसको बोलते थे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3। देखिए I सब यहां से लिख रहे हैं। तीसरे के लिए वैद्युत वाहक बल E3 है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R3 है, भी तो सबके लिए क्या है, समान है, ठीक है। अब जो कुल धारा होगी, यहाँ जो कुल धारा I आपको मिलेगा वह इन तीनों के योग के बराबर होगा। देखिए ये भी आ रहा है यहाँ, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तीनों मिलकर कितने दे रहे हैं, I दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो I का मान है वह कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है। अब यहां से देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 कितना है, देखिए I1 का मान यहां से रखते हैं, E1 माइनस भी के बटे R1 प्लस I2 का मान देखिए कितना है, E2 माइनस भी के बटे R2 प्लस I3 का मान देखिए कितना है, E3 माइनस भी के बटे R3। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से है E माइनस भी बटे R, तो इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, E बटे R माइनस भी बटे R कह सकते हैं। हर समान है, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो हर समान है, अंश वाला हर समान है तो हर को लिख देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ या घटा लेते हैं, तो ये ऊपर वाला आया। तो इस प्रकार का है, तो इस प्रकार से दोनों को इसके बटे ये, इसके बटे ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी सिद्धांत पर इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो I का मान होगा देखिए E1 बटे R1 कर देते हैं, E1 बटे R1 माइनस भी के बटे R1 प्लस क्या हो जाएगा E2 बटे R2 माइनस भी के बटे R2, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा E3 बटे R3 माइनस भी के बटे R3। देखिए क्या किया, केवल इसके बटे ये, 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 सबको हमने क्या किया है, अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। सबको हमने क्या किया है, अलग अलग लिख दिया है। अब चलिए देखते हैं I बराबर आपको क्या मिलने वाला है। I बराबर आपको देखिए E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3 को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 को एक साथ ले लिया। अब क्या बचा है, माइनस भी बटे R1 माइनस भी बटे R2 माइनस भी बटे R3, तो माइनस भी बटे R1 माइनस भी बटे R2 माइनस भी के बटे R3। अब यहाँ पे देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, माइनस 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 तीनों में है कॉमन, भी इसमें भी है, भी इसमें भी है, भी इसमें भी है, तीनों में है कॉमन। बचेगा क्या, वो देखिए पहले में बचेगा 1/R1, दूसरे में बचेगा 1/R2, तीसरे में बचेगा 1/R3, ठीक है, इतना बचा। अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब इस तुल्य परिपथ की बात करते हैं, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ
के लिए, मतलब इसी के बराबर का परिपथ यहां हमने बनाया है। जितना ये कुल देता है वो वहां पे हमने बना लिया है। ठीक है, तो I बराबर इसके लिए क्या निकालेंगे, I बराबर देखिए ये जो फार्मूला था E माइनस भी के बट्टे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, I बराबर अलग अलग E बट्टे R माइनस भी के बट्टे R। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, तुलना कर दें। देखिए I यहां भी है, I यहां भी है, यहां है E बटे R, और E बटे R की जगह कितना है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। यानी जो E बटे R है वह कितना मिला, E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, E क्या है, E है तुल्य आपका वैद्युत वाहक बल, कुल वैद्युत वाहक बल जो ये दे रहा है। R क्या है, R है आपका तुल्य प्रतिरोध, जितना ये तीनों मिलकर के प्रतिरोध दे रहे हैं वो कितने के बराबर होगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस भी है, बटे यहाँ 1/R है, 1/R की जगह यहाँ कितना है, 1/R की जगह यहाँ कितना है, 1/R1। देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R2 प्लस 1/R3। तुलना हमने केवल किया है, तुलना कैसे किया है समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए I था, यहाँ E बटे R था, यहाँ पे क्या था, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। यानी इस पूरी की जगह यहाँ पे क्या है, E बटे R, तो E बटे R की जगह हमने क्या लिख दिया है, इतना लिख दिया। उसके बाद माइनस भी था, यहाँ भी माइनस भी है, यहाँ 1 बटे R है और 1 बटे R की जगह इतना था, तो 1 बटे R की जगह हमने क्या लिख दिया है, इतना लिख दिया है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है। अगर हमें यहाँ से, ठीक है, और देखिए धारा का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अब इस फिगर को चाहे हम रफ कर सकते हैं, नीचे वाले को चलिए रफ कर देते हैं, इतना हमें मिल गया है। ठीक है, अगर अब धारा का मान हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं, धारा का मान कैसे निकाल रहे हैं, देखिए I है, I लिख देते हैं समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, समीकरण नंबर 4 से अब आगे बढ़े, यहाँ तक हमारा काम हो गया है। तो E बटे R इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो यहाँ से हम इजिली निकालेंगे। अभी आगे और देखते हैं। ठीक है, तुलना कर दिया, हमें इतना मिल गया है। अब देखिए I है, और ये देखिए ये माइनस भी इतना पूरा है, ये पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी भी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये पूरा इधर प्लस माइनस में था, इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में। अभी इधर क्या बचा है, इधर बचा है E1 बटे R1, E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। अगर यहाँ से हम लोग भी का मान रखें तो भी का मान क्या होगा, भी यानी भी इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो जो धारा बह रही है वो कितना I बह रहा है, और जो लोड वाला रेजिस्टेंस है कितना है, R है। देखिए भी टर्मिनल विभवांतर के लोड रेजिस्टेंस रखते हैं, लोड रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो भी बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से भी इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, भी इज इक्वल टू रख देते हैं IR। ये भी का मान रखा है, बाकी सबको वैसे ही 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक है, अब देखिए I इसमें भी है, I इसमें भी है, दोनों में I कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। क्या बचेगा, देखिए यहाँ से I कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से I कॉमन करेंगे तो R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा। ठीक है, जब कॉमन कर लिया, यहाँ से I इसमें भी था, इसमें था, कॉमन करके बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, इतना, इज इक्वल टू कितना है, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक है, ये देखिए पूरा इधर क्या है, गुणे में है, पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी I इज इक्वल टू बटेगा इस पूरे के बटे में ये हो जाएगा। ठीक है, तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 जो उधर लिखा है उसको लिखते हैं, E3 के बटे R3, ये पूरा लिख दिया।
अब ये पूरा उधर जाएगा तो इस पूरे के क्या होगा, भाग में होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा गुणे में था, नीचे आएगा तो भाग में। तो कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस आर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो जो धारा का मान होगा, प्रवाहित धारा कितनी होगी, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेलों को जो पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो धारा प्रवाहित होगी I का मान होगा वह E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 टोटल के बटे 1 प्लस R इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है, तो इस सेल से ये जो I निकल रही है, कितना निकल रहा है, ये जो आपको बॉक्स में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे कि कैसे धारा को निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी एकदम है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो यहां से कितनी धारा निकल रही है ये चेक करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल लगाए गए हैं, अगर सभी का A to Z जितने भी सेल हैं, सबका सेल वैद्युत वाहक बल क्या हो जाए, समान हो जाए। सबका वैद्युत वाहक बल कितना हो जाए, समान। सबका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, समान हो, तब कितनी धारा निकलेगी। यानी इसका भी वैद्युत वाहक बल E, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, मतलब जितने भी लगे हो सबका E, सबका प्रतिरोध भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब कितनी धारा निकलेगी। चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इधर का आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, जो देखिए हमें रिजल्टेंट करंट मिला है वो वहां पे हमने लिख दिया है। रिजल्टेंट जो करंट मिला है वो हमने कितना लिखा है, रिजल्टेंट करंट का मान I इज इक्वल टू, देखिए कितना लिखा है, I इज इक्वल टू लिखा है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 बटे में कितना है 1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। ठीक है, इतना हमें रिजल्टेंट करंट मिला जब सबका वैद्युत वाहक बल अलग था, आंतरिक प्रतिरोध क्या था, अलग था। अब हम कह रहे हैं कि सबके वैद्युत वाहक बल, ठीक है, यदि सभी सेलों के वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल को ईएमएफ भी कहते हैं, जितने भी सेल हैं सभी के ईएमएफ क्या हो जाए, ई हो, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, और सबके आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, आर हो, तथा एन सेले आपस में जुड़ी हो। सेल कुल कितने जुड़े हैं, एन सेले आपस में जुड़ी हो। ठीक है, तब कितना होगा। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कुल ऐसे कितने सेल लगी हुई है, एन सेल, सबका ईएमएफ कितना है, ई, सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर, तब धारा आई का मान कितना होगा वो देखिए। आई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसी फार्मूले से हम लोग यूज कर रहे हैं। सब देखिए E1 E2 E3 सब किस में बदल गया है, ई में। ठीक है, तो ई बटे क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, उसके बाद देखिए सबका प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल समान है, तो सबके लिए ई के बटे आर प्लस ई के बटे आर प्लस डॉट 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 कितनी बार, एन बार। क्यों? क्योंकि एन सेल लगा है, यहाँ 3 सेल लगा था तो 3 बार, एन सेल लगाए तो ऐसे ही कितनी बार जोड़ेंगे, एन बार जोड़ेंगे। टोटल बटे कितना है, देखिए 1 है। उसके बाद यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस R हमने लगाया है, और देखिए 1/R1 1/R2 सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है, यानी 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार, N बार। ठीक है, N बार हम लोग जोड़ देते हैं। अब इधर रफ करते हैं। ठीक है, इधर रफ कर देते हैं, तब हमें पता चलेगा कितना आपका धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, चलिए चेक करते हैं। देखिए E बटे आर कितनी बार जोड़ रहे हैं, N बार। तो जो धारा का मान होगा वह कितना हो जाएगा, जो धारा का मान आई होगा वह कितना हो जाएगा, NE/R। ठीक है, देखिए E/R N बार जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, NE/R। ठीक है, टोटल के बटे कितना है, 1 प्लस R है, R। ठीक है, 1/R कितनी बार जोड़ रहे हैं, N बार, तो कितना हो जाएगा, N/R हो जाएगा।
ठीक है, देखिए 1/r 1/r n बार जोड़ रहे तो n/r हो जाएगा। समझ रहे, एकदम नॉर्मल मैथ है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, n/e/r के बटे। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n/r के बटे r। अब हम लोग ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, n के बटे r के बटे, देखिए r का गुणा 1 में होगा 1 में, तो n/r टोटल के बटे क्या हो जाएगा r, ये r इस r से कैंसल, यानी i का जो मान होगा वह n के बटे r प्लस n/r होगा। ठीक है, अगर सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल समान हो, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान हो और n सेलें इसी प्रकार से जुड़ी हो, तो उसमें जो प्रवाहित धारा का मान I होगा वह NE के बटे R प्लस NR होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में है। वीडियो पॉज करके आप लोग इन दोनों को अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आया होगा। समांतर क्रम संयोजन में कैसे धारा का मान निकालेंगे, जब सबका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध अलग दिया हो। अगर सबका वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध एक दिया है तब कैसे धारा निकालेंगे। सेम चीजें हमने श्रेणी क्रम में भी पढ़ी है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट्स का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसके बाद आपका है मिश्रित क्रम संयोजन। आई होप श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, पहले अगर कुछ सेलें पहले किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, उसके बाद ये श्रेणी क्रम की कुछ पंक्तियां अगर समांतर क्रम में हो जाए, श्रेणी क्रम की कुछ पंक्तियां अगर समांतर क्रम में हो जाए तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है, इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन किसे कहेंगे, अगर सेलों की कुछ कॉम्बिनेशन क्या हो, श्रेणी क्रम में हो, और श्रेणी क्रम की कुछ पंक्तियां किस में हो, समांतर क्रम में हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए फिगर देखते हैं और इसमें आई का मान कैसे निकालेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये मिश्रित श्रेणी क्रम में कुछ सेल लगे हुए हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में कुछ सेल लगे हुए हैं। इस सेल का वैद्युत वाहक बल जो है, सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल क्या है, समान है। ठीक है, सबका वैद्युत वाहक बल क्या है, समान है। और ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं, n सेल लगे हुए हैं। ठीक है, n सेल लगे हुए हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कितने सेल हैं। ठीक है, यहाँ भी कितने सेल हैं, n सेल हैं। ठीक है, ये सब सेल किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये सब कुल मिला करके n सेल है। ठीक है, n सेल है। और उसके बाद इस प्रकार की 1-2 पंक्ति हो गई, ऐसे 3 पंक्ति हो गए, 4 पंक्ति हो गए, 5 पंक्ति हो गए, मान लेते हैं कुल m पंक्ति है। ठीक है, m पंक्ति लगे हुए हैं। इसी प्रकार से कुल कितने पंक्ति हमने मान लिया, इसी प्रकार से कुल मिला करके m पंक्ति हमने मान लिया लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, इन सब का जो वैद्युत वाहक बल है E है, इन सब का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक है, जितने भी सेल हैं सबका वैद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R है। E R। और ये सब इस प्रकार का जो संयोजन होगा, इस संयोजन का नाम दिया जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित संयोजन यानी कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ पंक्तियों को किस में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो इस प्रकार का संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े कुछ सेलों की कुछ पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हों, जब श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों की कुछ पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हों, तो इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। यहाँ पे देखिए कुल कितने सेल हैं, मान लेते हैं n सेल है। ठीक है, n सेल ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक पंक्ति का।
केवल इसकी बात करते हैं, इसका कुल आपका कितना वैद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, एक पंक्ति का कुल वैद्युत वाहक बल, एक पंक्ति का कुल वैद्युत वाहक बल। अब बताइए, एक पंक्ति का कुल वैद्युत वाहक बल हमने देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था जो तुल्य वैद्युत वाहक बल यानी कुल वैद्युत वाहक बल था वो कैसे निकलता था, इन सब को आपस में क्या करते थे, जोड़ लेते थे। यानी कि इसको 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 सबको, जितने भी सेल लगे हुए हैं सबको जोड़ लीजिए, तुल्य वैद्युत वाहक बल निकल जाएगा। तो 1 2 कुल मिलाकर के कितने सेल लगे हैं, n। तो यहाँ पे E, इसके आगे E कितने बार है, n बार है, तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, NE। यानी कि जो सेल का वैद्युत वाहक बल है एक पंक्ति का वह कितना है, NE है। एक पंक्ति का जो तुल्य प्रतिरोध है, एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध, देखिए एक पंक्ति जो है वह किस में, पंक्ति की बात करें तो सभी एक पंक्ति में जितने भी सेल हैं सब श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ लेते हैं तो R कितनी बार, n बार, तो कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध, NR। देखिए R प्लस R n बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए NR इसका सभी का NR क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो पूरे का, ये पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, कितना हो जाएगा, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए। देखिए सब कैसे जुटे हैं, समांतर क्रम में जुटे हैं। ठीक है, मान लेते हैं R इक्विवेलेंस। ठीक है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का यही फार्मूला है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/... ठीक है, तो 1/R इक्वी पहला क्या है, पहले का देखिए कितना आएगा, NR, 1/NR। दूसरे का कितना आएगा, NR आएगा। सभी पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध NR है, तो ऐसे कितनी पंक्तियां, कितने लाइन लगे हुए हैं, M लाइन लगे हुए हैं, तो M बार हमें ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना है, इस पूरे पंक्ति का NR, इस वाले पूरे पंक्ति का NR, इस वाले का NR। तो ऐसे कुल कितनी पंक्तियां हैं, M पंक्तियां हैं, तो पूरी पंक्ति का निकालेंगे तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR M बार, यानी कि 1/R इक्वी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 1/NR M बार जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, M/NR। ये पूरे संयोजन का हमें क्या मिल गया। ठीक है, यहाँ से अगर R इक्वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वी हो जाएगा NR/M। ये हमें क्या मिला, पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब पूरे संयोजन का वैद्युत वाहक बल कितना होगा, पूरे संयोजन का वैद्युत वाहक बल। देखिए वैद्युत वाहक बल जो होता है समांतर क्रम में वह चेंज नहीं होता। ठीक है, विभव चेंज होगा नहीं, जितना एक पंक्ति का वैद्युत वाहक बल उतना इसका सभी पंक्ति का वैद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया। कितना, ये सभी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए ये सब समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में है तो वैद्युत वाहक बल चेंज नहीं होगा, यानी कि NE। तो पूरे संयोजन का जो वैद्युत वाहक बल होगा वह बराबर होगा एक पंक्ति के वैद्युत वाहक बल को। क्यों, क्योंकि ये पूरा पंक्ति इस पूरे पंक्ति के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में वैद्युत वाहक बल चेंज नहीं होता। ठीक है, अब आगे हमें निकालना है I का मान। तो I निकालने का फार्मूला क्या है, E/R प्लस R होता है। R क्या है, लोड रेजिस्टेंस है जिसको हमें धारा देनी है। तो I = E मतलब तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, N। ये तो फार्मूला हो गया ना, ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो E का मान कितना है, NE। लोड रेजिस्टेंस R है, R इक्विवेलेंस का मान कितना है, देखिए NR/M। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। I = कितना हो जाएगा, NE/, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो MR प्लस NR/M। ये M सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी ये M सबसे नीचे सबसे ऊपर, MNE/, आपका MR प्लस NR हो जाएगा।
तो जो धारा निकलेगी यहाँ से आई, वह कितना निकलेगा, जो लोड रेजिस्टेंस आपने देंगे, ठीक है, उससे धारा का मान कितना होगा, एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। एम एन क्या है, एम एन सेलों की संख्या, देखिए एन पंक्ति है, सॉरी एन सेल लगे हुए हैं एम पंक्तियों में, तो एम इंटू एन क्या होगा, सेलों की संख्या। तो पूरे का जो धारा बहेगा I इज इक्वल टू एम एन एफ ई बटे एम आर प्लस एन आर होगा। आई होप मिश्रित क्रम संयोजन में वैद्युत धारा कैसे निकाला जाता है आप समझ गए होंगे। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये है मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। आई होप ये तीनों संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।